हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपका टॉपिक है वही जिसका कल हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, और वो टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, ये हमारा टॉपिक है। और कल हमने आपको क्वेश्चन में के थ्रू बताया था कि 1986 ईस्वी में सर्वप्रथम मिट्टियों की पहचान की गई थी, है ना। तो 8 प्रकार की मिट्टियां बनाई गई थी। उन 8 प्रकारों की जो 8, अच्छा कल इसका क्वेश्चन की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि वो 8 प्रकार की टोटल मिट्टियां कौन कौन सी हैं। चलिए आज बात कर लेते हैं। 1986 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों के 8 प्रकार या 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई थी, ठीक है। ये पहचान हुई। अच्छा, ये प्रमुख मिट्टियाँ थी। इन प्रमुख मिट्टियों में 27 गौण मिट्टियाँ थी, है ना। गौण मिट्टियों की पहचान की गई। चलिए हम इसके बात करेंगे। तो आपकी सबसे पहली जो मिट्टी है वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है जो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहली चीज़ तो इसका क्षेत्रफल, दूसरा इसका क्षेत्र, ठीक है। और आगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है अभी उसकी बात कर लेते हैं। पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक है भारत में, जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा है इसका, या सर्वाधिक क्षेत्रफल है। कितना है? 43.4% है। अगर हम देखें तो ये है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी बात कल हो चुकी थी। और इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र नदियों के माध्यम से देखा जाए या फिर देखा जाए सिंध, देखिए नदियों के माध्यम से सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के जो दोआब क्षेत्र हैं, दोआब क्षेत्र तथा समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र। और अगर राज्य की बात करें तो इसके जो राज्य हैं, राज्य देख ली कौन कौन से हैं। आपका पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात रह गया। गुजरात भी लिख ली, गुजरात थोड़ा सा भाग है, ठीक है। गुजरात का उत्तरी गुजरात जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी, और असम का असोम, ठीक है। और ये अक्सर लिखा जाता है, इसको हम लिखें तो लिखा जा सकता है इसको पंजाब से असोम तक, है ना। 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर नदियों की बात करें तो इन मिट्टियों के उत्पादन में या निर्माण में जो नदियों का प्रमुख क्षेत्र है, वो प्रमुख नदियां हैं जैसे आपकी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के तटीय क्षेत्र से बनते हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसी में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है प्रचुरता, मतलब कि इन मिट्टियों में क्या अधिकता होती है, और दूसरी है कमी, और फिर इम्पोर्टेंट है क्या? उपजता। तो प्रचुरता है इसमें पोटास व चूना की, पोटास व चूना की। और कमी इसमें होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस तथा ह्यूमस की। ह्यूमस मतलब जीवांश पदार्थ जो होते हैं उनको ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है।
उपजता इसमें धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी का जितना इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिए, आपका पेपर तैयार हो रहा है। ठीक है, मस्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, एक चीज़ और बात करना चाहेंगे, पिछले वीडियो में जो कल वीडियो अपलोड किए थे उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, और वो मिस्टेक अभी इसी में सुधारी जाएगी, और क्या है मिस्टेक वो अभी आपको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। अगली मिट्टी है आपकी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करने वाले हैं, रेड सॉइल। चलिए, इसमें भी वही सब इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल, क्षेत्र, प्रचुरता, कमी और उपजता। आपको यही याद रखना है, क्योंकि पेपर में यही सब पूछे जाते हैं, यही सब 5। किसी भी मिट्टी में कैसे क्या होता है भाई, ये हो सकता है आपसे पूछ ले, देखिए ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और ये भारत में द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल है, भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल युक्त मिट्टी। और कितना है क्षेत्रफल इसका? इसका क्षेत्रफल है 18.6%। मतलब अगर हम देखें तो 6.1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 6.1 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है ना। ये हो गया आपका जो क्षेत्र है। अगर हम इस मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो इस मिट्टी के क्षेत्र में आ जाता है संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, ये तो आ ही गया। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र भी आता है इस मिट्टी के साथ। उड़ीसा में भी मिट्टी पाई जाती है, एवं एमपी का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। देखिए प्रचुरता की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोहे की प्रचुरता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये जो लाल रंग है ये लोहे के ऑक्साइड के कारण ही होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है मिट्टी का। ठीक है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। कमी इसमें वही होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश पदार्थों की कमी होती है, जीवांश पदार्थों की कमी। नेक्स्ट, उपजता की बात करें अगर, तो इस लाल मिट्टी में मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, ध्यान से लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिए, क्योंकि फसलें अक्सर पूछी जाती हैं कि किस मिट्टी में उगाई जाती है ना। और बहुत ही डिफरेंट फसल होगी, जैसे कपास हो गई, गेहूं, मक्का इत्यादि। ठीक है, ये हो गया। आपका अगला है, आपकी अगली मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में फिर से वही बात हो जाएगी, क्षेत्र की, क्षेत्र की, प्रचुरता की, कमी की और उपजता की। देखिए आते हैं जल्दी से, क्षेत्रफल की बात करते हैं। काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल होता है 15.2% होता है, मतलब 5.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। क्षेत्र इसके हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र, और ये पेपर में पूछा जा चुका है।
ठीक है, तमिलनाडु के लावा क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो आपको आंसर सीधे बता देना है, काली मिट्टी। प्रचुरता, प्रचुरता है इसमें, देखिए पोटास की, मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की, इनकी प्रचुरता है। जबकि कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश पदार्थों की कमी। उपजता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपजता के माध्यम से, इसमें कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं। देखिए भले ही यहाँ पर कपास लिखा हुआ है उपजता में लाल मिट्टी में, लेकिन कपास के लिए जो प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठीक है, उपजता के माध्यम से। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी जो अगली मिट्टी है, जलोढ़, काली, जलोढ़, लाल और काली की बात हो गई है। अब अगली मिट्टी है आपकी लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी में क्षेत्र, प्रचुरता, कमी और उपजता, वह इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्षेत्रफल इसका होता है 3.7%, या अगर हम बात करें तो 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर की। क्षेत्र है इसका कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, असम और उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र। और उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र नहीं, पर्वतीय पाद मतलब तल, पर्वतीय तल के क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। अब प्रचुरता की बात करने जा रहे हैं। देखिए प्रचुरता, इसमें प्रचुरता होती है लोहे की, लोहा व एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा चूने की कमी होती है, ठीक है। उपजता चाय, कॉफ़ी, रबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से। सिनकोना भी आपको याद रखना है, और काजू, ठीक है, काजू भी याद रखना है। और विशेष ये है कि इन ऐसी मिट्टियों से, लैटराइट मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पर आपकी जो मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, क्षेत्रफल, क्षेत्र, प्रचुरता, कमी और उपजता। मरुस्थलीय मिट्टी पेपर के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी से, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी से पूछे जाते हैं। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसका 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर का होता है। ये मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। पंजाब, हरियाणा, इसका जो क्षेत्र है पाया जाने का, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रचुरता की बात करें तो लवण व फास्फोरस जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर कमी देखें तो इसमें नाइट्रोजन तथा जीवांश पदार्थों की कमी होती है, ठीक है। उपजता बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ इत्यादि, ठीक है, ये इसकी
नेक्स्ट आपकी जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है भैया। क्षेत्रफल, क्षेत्र, प्रचुरता, कमी और उपजता। देखिए पर्वतीय मिट्टी का एक उपनाम भी है वनीय मृदा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वनीय मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्रफल जो होता है वो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर का होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली होती है। ठीक है, प्रचुरता की अगर बात करें तो इसमें पोटेशियम, चूना व फास्फोरस की प्रचुरता होती है। ये पोटेशियम होता है, ये देखिए केमिस्ट्री के प्रतीक चिन्ह होते हैं। और कमी की अगर बात करें तो इसमें सीधे सीधे जीवांश का अभाव होता है। जीवांश का अभाव होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भले ही प्रचुर मात्रा में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की इसमें उपस्थिति होती है इस मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में। उपजता पर्वतीय मिट्टी की जो है वो है सेब, नाशपाती, नाशपाती का है, ध्यान से सुन लीजिएगा, और आलू। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें ध्यान से तो सेब अगर उगेगा तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य वाले क्षेत्र में ही फैलेगा। अगली आपकी जो मिट्टी है 7वें नंबर पर, वो पीट व दलदली मिट्टी है। पीट व दलदली मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी। पीट व दलदली मिट्टी में भी इंपॉर्टेंट क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्र। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और अभी जो हमने कहा था कि पिछले वीडियो में कोई गलती हुई थी, इस वीडियो में उसको सुधारना है, तो उसकी भी बारी आएगी, आप लोग चिंता मत करिए। और कमी और उपजता की बात करेंगे हम लोग, है ना। क्षेत्रफल, क्षेत्र, प्रचुरता, कमी और उपजता की बात करेंगे। देखिए क्षेत्रफल इसका, पीट व दलदली मिट्टी का जो क्षेत्रफल होता है वो समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, काउंट नहीं किया गया है। जबकि क्षेत्र इसका माना गया है, देखिए केरल तथा तमिलनाडु का कुछ प्रमुख भाग होता है। केरल तथा तमिलनाडु का कुछ प्रमुख भाग होता है जिसमें प्रचुरता है जैविक पदार्थ तथा नमक की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नमकीन मिट्टी है, देखिए सीधे सीधे दलदली नमकीन मिट्टी मतलब लवणीय मिट्टी होगी। ठीक है, कमी पोटास की कमी, पोटास तथा फास्फेट की कमी। उपजता, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो उपजता है। मैंग्रोव आपको याद रखना है, मैंग्रोव वनस्पतियों का उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है? पीट व दलदली मिट्टी में। तथा धान, ठीक है, ये हो गया। आपका नेक्स्ट जो है अगली मिट्टी, 8वीं मिट्टी जो है वो है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। ये मिट्टियों के प्रकार थे और ये आपकी 8 मिट्टियों में आखिरी प्रकार है। ठीक है, लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसका 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर नापा गया है। क्षेत्रफल, तो आइए बात कर लेते हैं जल्दी से क्षेत्रफल वगैरह की। क्षेत्रफल इसका होता है 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र इसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसका क्षेत्र हो गया। इसमें होते क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के सल्फेट तथा कार्बोनेट ये होते हैं। कमी इसमें होती है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी। ठीक है। उपजता बरसीम, ये इसका जो पशुपालन में बरसीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा, जामुन, ये हो गया। ठीक है। इसके कुछ स्थानीय नाम हैं, आप इसके स्थानीय नाम को जरूर देख लीजिए। स्थानीय नाम, इसके बहुत सारे स्थानीय नाम है, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर और चौपन, ये हो गए इसके स्थानीय नाम। अब उसकी बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। अब उसकी बात करते हैं जो पिछले वीडियो में गलती हुई थी। गलती ये हुई थी कि हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी को करेल के नाम से जानते हैं, है ना। तो आंसर में शायद आपको हमने लाल मिट्टी बताया था, वो बाय मिस्टेक हो गया है। आंसर आपका होगा काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी के 3 नाम हैं। एक इसका स्थानीय नाम है, एक इसका यूपी में कहा जाने वाला नाम है, और एक इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहा जाता है। ठीक है। ये तीनों नाम आपको पढ़ लेने हैं। चलिए देखिए, स्थानीय नाम है इसका रेगुर, यूपी में इसको करेल कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय नाम है इसका उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, ये इसका नाम है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फैक्ट ये है कि काली मिट्टी का जो निर्माण है, काली मिट्टी का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्कन लावा बेसाल्ट के अपक्षय से होता है। उत्तर प्रदेश के दक्कन लावा, जिसको कहा जाता है बेसाल्ट के अपक्षय से होता है। ठीक है, अपक्षय से होता है। और इसी में ये है कि जो काली मिट्टी है आपकी, वो जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता रखती है काली मिट्टी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा ये है कि पीट एवं दलदली मिट्टी है, जो आपकी पीट एवं दलदली मिट्टी जो है, उसका निचले क्षेत्रों में निर्माण जलाक्रांति के द्वारा होता है। निचले क्षेत्रों में जो निर्माण होता है, वो निर्माण होता है जलाक्रांति के द्वारा। ठीक है। और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है लैटराइट मिट्टी के बारे में। लैटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में एफ बुकानन के द्वारा हुआ था। और यहीं पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ भी लेना है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए लिखिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में, ये प्रॉब्लम एक ना एक दिन ठीक होगी, और जब ठीक होगी तो हमको उस वक्त आगे के लिए तैयार होने की आवश्यकता होगी। तो क्यों ना हम लोग अभी से तैयार रहें, सावधान रहें। ठीक है, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, सरकार का साथ दीजिए और विश्व में फैली इस महामारी के साथ लड़ाई कीजिए। धन्यवाद।